आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहें? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर ये सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? और गोवा के कानून की सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा वाला कानून देश में लागू होना चाहिए, यही भाजपाई बार बार कहते हैं। उस गोवा वाले कानून में क्या है आपको मालूम है? उस गोवा के कानून में यह है कि हिंदू को अगर उसके बेटा नहीं होता पत्नी के तो दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं को ये कानून मंजूर है? मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गोवा के कानून में ये लिखा हुआ है, जो बीजेपी लागू करना चाहती है पूरे देश में, कि हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार है अगर पत्नी को बच्चा ना हो। आप बताइए, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और सामने रखना चाहिए, अपना ड्राफ्ट रखना चाहिए, तब हम लोग अपनी राय देंगे। अच्छा, अब बात करें अगर तो भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार प्रहार करती है और डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है मौर्य जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कांग्रेस सहित स्वार्थी विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार अगर प्रधानमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, जहां कल वो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, तो पीछे से जो व्यापम के घोटालेबाज जो खड़े थे वो कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो व्यापम के घोटालेबाज कल उनके बगल में खड़े थे। आप चले जाइए आसाम, वाटर घोटाले में वहां के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। आप चले जाइए बंगाल, बीजेपी का जो विधायक दल का नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो नारदा सारदा स्कैम में फंसा हुआ है। आप चले जाइए कर्नाटक, 40% कमीशन की वहां इनकी सरकार चलती है और वहां पे येदुरप्पा से लेकर रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसे हुए हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, राम मंदिर चले जाइए, वहां घोटाला किया इन लोगों ने। आप चले जाइए उज्जैन, वहां महाकाल के मंदिर में घोटाला किया। तो प्रधानमंत्री जी, घोटालेबाजों पर अगर कार्रवाई करने की आप गारंटी दे रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन शुरुआत कम से कम राम मंदिर के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करके और महाकाल में जो घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई करके आप शुरुआत करें। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने एक बार फिर से जो है हिंदू धर्म पर हमला किया है। उन्होंने अवैध धर्मांतरण के लिए कहा है कि मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी अवैध रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं। देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी नेता को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी धर्म विशेष के लोगों की भावना आहत हो, तो वो चाहे हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो या सिख ईसाई के लिए हो। हमें इस प्रकार की बातें कहने से बचना चाहिए। मीडिया में बिल्कुल भारतीय झगड़ा पार्टी है। आप बताइए, उनके पास मुद्दा क्या है? क्या बिजली के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सड़कों के लिए काम करते हैं क्या, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं क्या? 18 करोड़ नौकरी दी क्या उन्होंने? क्या किसानों के फसल का दाम दोगुना हो गया? क्या सबको पक्का मकान मिल गया इस देश के अंदर? क्या महंगाई कम हुई? ये सारे सवाल है। और बीजेपी करती क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो इसीलिए भारतीय झगड़ा पार्टी है। इसके रहते हुए न देश तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, न अमन और चैन रह सकता है। तो इसलिए इसको हमने कहा कि भारतीय झगड़ा पार्टी है। देखिए, मिस्र में मस्जिद में गए, अच्छी बात है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, जब दुबई जाते हैं तो वहां सिखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में जाते हैं तो वहां मस्जिद के अंदर भ्रमण करने चले जाते हैं, मौलानाओं को गले लगा लेते हैं। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी मस्जिदें, 1 2 मस्जिद यहाँ भी घूम लीजिए, यहाँ बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, उनको भी गले लगा। यहाँ तो आप कहते हैं हम कपड़े से पहचान लेते हैं। और देखिए, ये दोहरा चरित्र वाली पार्टी है।
एक तरफ कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाओ और दूसरी तरफ अपने दोस्त अडानी से कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाओ। आपको मालूम है झारखंड में कोयला हमारा, धरती हमारी, बिजली हमारा और सारा का सारी बिजली जो है वो झारखंड के लोगों को नहीं मिलके वो बांग्लादेश की सप्लाई हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के आजादी के जब 50 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं। उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में लड़ाई लड़ी है। तो आप देखिए पूरी बिजली आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ डबल इंजन की जहाँ सरकार है यूपी के अंदर, यहाँ 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और बिजली कहाँ जा रही है? बांग्लादेश। अच्छा, यूपी की बिजली की जो स्थिति है उसको लेकर आप लोगों ने एक अभियान भी चलाया 26 तारीख को। कुल अभियान हमारा है 26 से 1 तक और जिसमें कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपकी जो बिजली कटौती होती है उसका वीडियो बनाइए, तार खराब है उसका वीडियो बनाइए, ट्रांसफार्मर खराब है उसका वीडियो बनाइए और इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। आप नहीं पहुंचा सकते तो एक नंबर हमने जारी किया है, उस पर पहुंचाइए। दूसरा हमने ये कहा है कि जो रात की बिजली का दाम मोदी जी बढ़ाने जा रहे हैं, ये तुगलकी फरमान है और लालटेन जुलूस हम लोग निकालेंगे 2 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर और अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि ये काला कानून आप वापस लीजिए। किसी भी हालत में रात की बिजली का दाम 20% नहीं बढ़ना चाहिए और ये एक प्रकार का तुगलकी फरमान है। ऐसा कहीं होता है? 70% तो बिजली का उपयोग रात में होता है। तो जो ये दाम बढ़ाने का फैसला है, इसके पीछे की वजह यह है कि मोदी जी के सारे दोस्त अपनी बिजली की कंपनियां खोल रखे हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाना। एक आखिरी सवाल है कि 23 तारीख को पटना में तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने बैठक की है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा का आरोप है कि कोई नतीजा नहीं निकला है और विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा 2024 में। देखिए, ऐसा है कि भाजपा खुद 23, 24 दलों की सरकार चला चुकी है, तो इसलिए भाजपा को कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं। आज भी वो गठबंधन में है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ गठबंधन में है, एनपीपी के साथ गठबंधन में है, अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी के साथ गठबंधन में है, अपना दल के साथ गठबंधन में है, अकाली दल शिवसेना उनको छोड़ के भाग चुका है। 140 करोड़ का देश है। यहाँ मौजूदा परिस्थिति में तालमेल करके ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। कांग्रेस के साथ जो आम आदमी पार्टी के रिश्ते हैं वो क्या गठबंधन में आड़े नहीं आएगा? उसमें हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है। हमने पहले दिन से कहा है कि काला अध्यादेश जो है दिल्ली के खिलाफ, उस पर कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी, तभी गठबंधन में जाएंगे। कांग्रेस का रुख तो साफ हो। जिस गठबंधन में कांग्रेस है और कांग्रेस अगर सार्वजनिक नहीं कर रही है कि काला अध्यादेश पे उनका मत क्या है, तो हमारे लिए कैसे जाना। मैंने कहा था कि गृह मंत्री जी, जब चर्च जलाए जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, मस्जिद जलाए जाते हैं, तो वो सिर्फ चर्च और मंदिर और मस्जिद नहीं होते, लोगों के दिल जलाए जाते हैं। उसका घाव वर्षों तक रहता है। मणिपुर के अंदर सभी धर्मों से बातचीत करके, संवाद करके शांति की स्थिति बहाल कीजिए और जो भी धार्मिक स्थलों का नुकसान हुआ है उसका पुनर्निर्माण करवाइए। दूसरा, हमने उनको सुझाव दिया था कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने खुद बताया कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि आदिवासी की कोई भी जाति बगैर मंत्रालय के अप्रूवल के पार्लियामेंट भी नहीं पास कर सकती। ये मेरा बयान नहीं है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है आज पार्टी मीटिंग में। तो भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला है कि आदिवासी समूह में कोई भी जाति बगैर मंत्रालय के अप्रूवल के पार्लियामेंट में भी नहीं पास हो सकती। तो हाई कोर्ट ने जो अचानक वहां पर कुछ जातियों को एसटी में शामिल किया, जिनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण से वहां पर यह स्थिति पैदा हुई। तो इस पर सरकार को एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोनों समुदाय के लोगों को बिठा के बातचीत करके कुछ तय करने की जरूरत है। हमने ये भी मांग की कि जो परिवार मारे गए हैं उनको मुआवजा देने का काम, उनको नौकरियां देने का काम, उनके घाव पर मरहम रखने का काम कीजिए। तो 3-4 महत्वपूर्ण सुझाव आम आदमी पार्टी की ओर से हमने दिया था। मणिपुर की हिंसा शांत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया पर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मेरा तो मन बड़ा भावुक हो गया। मस्जिद में भी घूम रहे हैं अब तो। वहां चले गए थे मिस्र में, मस्जिद में
कभी कभी बड़े अच्छे दृश्य आते हैं मोदी जी के, जब पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा देते हैं, दुबई जाते हैं तो शेखों को गले लगा देते हैं, मिस्र में जाते हैं तो मौलानाओं को गले लगा देते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, यहाँ लेकिन कपड़े से पहचान लेते हैं। इतने अच्छे हैं प्रधानमंत्री हमारे, भारत में कपड़े से पहचान लेते हैं। ये बताइए, तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके मणिपुर में भी, मणिपुर का मां नहीं बोला अब तक आपने, मणिपुर पर भी बोलिए। आपके एक केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, आपकी पार्टी की राज्य की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया, इतनी हिंसा हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों घर जला दिए गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। अब तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। महंगाई का आलम ये है, बिजली, पानी, तमाम बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही। किसान की नीति से किसान परेशान है। पब्लिक क्यों नहीं एकजुट हो रही, सड़क क्यों नहीं आ रही है और सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, हमारी जो सहन शक्ति है वो बहुत बढ़ गई है और उसको बढ़ाने के पीछे एक खुराक दी जाती है। वो खुराक है नफरत की खुराक, और उस नफरत की खुराक के आगे अपनी जो समस्या है वो भी इंसान भूल जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत देरी हो चुकी है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल साबित हुई है, तो इसका तो जरूर कुछ असर पड़ेगा। नहीं, जो अन्न बंटवा रहे हैं और विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, इसके बावजूद इस पे क्या करिए? देखिए, अन्न बंटवाना जो है वो आपके लिए कोई या हमारे लिए कोई खुशी का विषय नहीं होना चाहिए। इस देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त के राशन की जरूरत पड़ रही है, ये हमारे भारत की सरकार खुद मान रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो तरक्की की बातें और तरक्की के दावे करते हैं वो खोखले हैं। विपक्ष की एकजुटता, विपक्ष के तालमेल, चुनावी गठबंधन, सीटों का